तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना चैप्टर, इसके इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हमको आज हम पढ़ेंगे बोर का मॉडल। लेकिन बोर के मॉडल को समझने से पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें समझना जरूरी है, जैसे परमाणु क्या होता है। इससे पहले हमको दरअसल पढ़ना चाहिए था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, लेकिन क्योंकि वो कोर्स में से हटा दिया गया है और बोर का मॉडल रख दिया गया है, इसलिए ये आपको डायरेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में हम समझ लेते हैं क्या उसका आइडिया था, तो हम पहले परमाणु समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर रदरफोर्ड मॉडल क्या था, फिर हम इसमें आते हैं। हाँ, हमको पढ़ना ये है बोर का परमाणु मॉडल। तो परमाणु समझने की कोशिश करते हैं। पहले परमाणु हमने आज में डेफिनेशन याद की होगी, किसी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता परंतु नहीं रह सकता परंतु रासायनिक प्रक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, परमाणु को इंग्लिश में एटम बोलते हैं। तो मतलब जैसे कोई ईंट है, अगर आप ईंट को तोड़ते हैं तो वो ईंट को तोड़ोगे, अगर आपसे कोई पूछे कि दीवार किससे मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे किससे मिलकर बनी है, ईंटों से मिलकर बनी है। अब आप कहेंगे ईंट किससे मिलकर बनी है, तो आप कहेंगे ईंट मिट्टी से मिलकर बनी है। अब आपसे पूछे सर मिट्टी किससे मिलकर बनी है, तो आपका आंसर होगा सर मिट्टी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। अब टीचर पूछता है कि छोटे छोटे मिट्टी छोटे छोटे कण किससे मिलकर बने हैं, तो शायद बच्चा उसका आंसर ना दे पाए। छोटे छोटे कण और ज़्यादा छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जो हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते या नॉर्मल लाइट में दिखाई नहीं देते। रोशनदान में से आती हुई लाइट में से अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लाइट में आपको दिखाई नहीं देते, क्योंकि रोशनदान में से जो एक्स्ट्रा लाइट आती है उसकी उपस्थिति में हम उनको, हमारी आंखें उनको देख पाती है। अब उनसे भी छोटे कण होते हैं जिनको हम नहीं देख पाते। तो उन छोटे से छोटे कणों को जब हमने तोड़ा, तोड़ते रहे तो एंड में हमको सबसे छोटा कण मिला। जो सबसे छोटा कण मिला वो हमारा क्या था, परमाणु था। परमाणु, परम अणु, ठीक है, जो हमसे नहीं टूटा। हद परम मीन्स होती है किसी चीज की लिमिट, लास्ट। तो वो जो हमसे नहीं टूटा वही क्या था, हमारा परमाणु था या एटम था। इसीलिए उसको डेफिनेशन में बोला जाता है किसी तथ्य पदार्थ का छोटे से छोटा कण, मतलब वो सूक्ष्म था। छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता से मतलब है कि आपको एक अकेला परमाणु नहीं मिलेगा, कम से कम दो परमाणु आपको आपस में मिलेंगे नॉर्मल कंडीशंस में। अगर आप अपवाद के केस वाले जैसा क्रिया गैस हैं तो उनका परमाणु आपको स्वतंत्र मिल सकते हैं क्योंकि वो क्रिया ही नहीं करती। लेकिन ज़्यादातर परमाणु होते हैं वो आपको नॉर्मल कंडीशंस में परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते और रासायनिक प्रक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। तो रासायनिक प्रक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता से मतलब है जो प्रक्रिया में भाग लेता है तो उससे ज़्यादा अपने स्वरूप को नहीं मतलब बदलता है, उसी रूप में रहता है। जैसे कार्बन की क्रिया आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो कार्बन की ही स्टेज में रहेगा, कार्बन का परमाणु ऑक्सीजन के में ही रहेगा, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। इसलिए पूरी डेफिनेशन परमाणु की जो थी आपको याद कराई गई होगी कि किसी तत्व या पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता या नहीं रहता और रासायनिक प्रक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अब उसके बाद आपको पढ़ाया गया परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में आपको बताया गया होगा कि परमाणु के मध्य में एक गोल संरचना होती है जिसे नाभिक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। ये धनावेशित होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब उदासीन से मतलब होता है। वस्तुओं के दो तरह के आवेश हो सकते हैं, आवेश एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और ऐसी वस्तु जिन पे कोई आवेश नहीं होता उनको उदासीन मतलब न्यूट्रल बोलते हैं।
क्योंकि उदासीन की इंग्लिश न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। ठीक है, तो प्रोटॉन। अब नाभिक जो होता है, कौन संरचना है, इसको नाभिक कहते हैं। इनके चारों ओर बंद कक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हें कोश भी कहते हैं, कक्षा या कोश। ठीक है, तो ये जो संरचना थी इसको हमने क्या बोला था, परमाणु बोला था। तो परमाणु संरचना को एक बार पूरा अगर हम उसको समझें तो परमाणु के मध्य में एक गोल संरचना होती है जो धनावेशित होती है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड नाभिक जो होता है हमारा धनावेशित होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन हमारा धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है। नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाएं पाई जाती हैं जिनमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो रदरफोर्ड साहब ने जब ये मॉडल दिया तो उन्होंने ये बताया कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार कण है जिसके मध्य में एक सूक्ष्म भाग पाया जाता है, कठोर दृढ़ सूक्ष्म भाग पाया जाता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस बात को कुछ वैज्ञानिकों ने अपोज किया। बोले कि अगर कोई चीज़ कोई कार्य कर रही है तो कोई भी कार्य बिना ऊर्जा का व्यय किए हुए नहीं हो सकता, और अगर वो ऊर्जा का व्यय कर रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि ऊर्जा उसकी पूरी खर्च हो जाएगी, और खर्च हो जाएगी तो काम करना बंद कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं करता, वो चक्कर भी लगा रहा है, ऊर्जा का व्यय भी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने ये पूछा कुछ वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड साहब से कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन निरंतर चक्कर काट रहा है कोशों में तो उसको निरंतर ऊर्जा का व्यय करना चाहिए, और जब वो ऊर्जा का व्यय कर रहा है तो उसकी ऊर्जा एक समय जाकर खत्म हो जानी चाहिए, और उसका कोश निरंतर छोटा होता जाना चाहिए, और जब निरंतर छोटा होता जाना चाहिए तो एंड में उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए। दैट मीन्स परमाणु को खत्म हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो रदरफोर्ड साहब इस बात को नहीं बता पाए थे, तो ये उनकी परमाणु मॉडल की कमी थी। तो उस बात को सही तरीके से व्याख्या करने के लिए बोर साहब ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो उन्होंने अपने मॉडल में इस कमी को किस तरीके से दूर किया और किस तरीके से बताया, वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। बोर का परमाणु मॉडल वो ये है कि बोर साहब ने भी वही बताया। पहली बात उन्होंने ये मानी कि परमाणु होता है किसी तत्व या पदार्थ का छोटे से छोटा कण होता है, जिसके मध्य भाग में एक कठोर सूक्ष्म भाग पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट वही है। परमाणु किसी तत्व या पदार्थ का सूक्ष्म कण है जिसके मध्य में एक सघन कठोर भाग पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर अनावेशित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर बोर साहब ने इसको एक्सप्लेन चक्कर लगाते रहते हैं मतलब, तो वो जो ये जवाब नहीं दे पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक में गिर जाना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा का चक्कर लगा रहे तो ऊर्जा का ह्रास कर रहे हैं और उनको एंड में नाभिक में गिर जाना चाहिए। उस बात को रदरफोर्ड ने ऐसे एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर नहीं लगाते, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, ऐसी कक्षाएं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है उन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो वो बिना ऊर्जा का ह्रास किए हुए चक्कर लगाता है। जब ह्रास का मतलब बिना ऊर्जा को खर्च किए हुए या बिना ऊर्जा को कमी किए हुए चक्कर लगाता है। और जब ऊर्जा खर्च ही नहीं हो रही है तो वो सारी पूरी लाइफ लॉन्ग वो उसी तरीके से चक्कर लगाता रहता है, और इस बात को उन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। तो दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणक होता है। अर्थात कोणीय संवेग को अगर हम लिखें तो mvr = NH/2π। यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, b इसका वेग है, r उसकी त्रिज्या है, h प्लैंक नियतांक होता है, n मुख्य क्वांटम संख्या होती है। वो क्वांटम संख्या को डिटेल में आगे पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है तो आपको समझाएंगे। वैसे वो क्वांटम संख्या होती है जो कोशों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। पहला कोश है तो n का मान 1 होगा, दूसरा कोश है तो n का मान 2 होगा, तीन कोश है तो n का मान 3 होगा। मतलब कोशों की जितनी किसी भी परमाणु कोशों की संख्या होती है वो n, दैट मीन्स वो उसकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इसको डिटेल में हम आगे अपने टॉपिक क्वांटम संख्या जब पढ़ेंगे। फिर ऐसी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन जो है जब चक्कर, ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। कौन सी कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं? जिनका
कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणक होता है। तो ऐसी कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर लगाते हैं तो वो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ऊर्जा का ह्रास ही नहीं हो रहा है तो वो निरंतर उसी कंडीशन में सारी जिंदगी चक्कर लगाते ही रहते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया, उनका अगला पॉइंट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बात। ठीक है, चौथा पॉइंट है उनका कि जो नाभिक के नाभिक के सबसे पास वाली जो कक्षा होती है उसको एक पहली बोलते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर डॉट डॉट, इस तरीके से 5वीं 6वीं 7वीं चलती जाती है। इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों KLMN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसको हम पता करते हैं। एक नियम होता है 2n², जहां n आपका कोशों की संख्या है, ठीक है। तो चौथा है नाभिक के पास वाली कक्षा को पहली कक्षा, 1 then 2 फिर 3 फिर 4 से प्रदर्शित करते हैं, से या अंग्रेजी के अक्षरों के L M N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है। तो आप चाहें तो 1 2 3 4 से निरूपित कर सकते हैं, आप चाहें तो KLMN से निरूपित कर सकते हैं। अगर आप K बोल रहे हैं दैट मींस आप पहली कोश की बात कर रहे हैं, N बोल रहे हैं तो दूसरे की बात कर रहे हैं, M कर रहे हैं तो तीसरे की, N कर रहे हैं तो चौथे की। और नंबर 5, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति को हम 2n² से ज्ञात करते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये है, जैसे मुझे पहले कोश में इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मतलब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो मैं क्या करूँगा, 2 1 n की जगह 1 रख दूंगा, 2 तो हो गया, 2 1 एकम 1 और 1 2 2 2। मतलब इसका इसमें इस पहले कोश में या के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं आपके, 2। अब दूसरे कोश में निकालेंगे तो n की जगह क्या लिख दो, 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 रह सकते हैं। एंड तीसरे कोश में निकालना है तो तीसरे में निकाले 3 निकाल दो कर दो, 3 के 9 दूनी 18, ठीक है। तो चौथा कोश है तो 4 तक 16 दूनी 32। इस तरीके से आप इन संख्याओं से ज़्यादा नहीं रह सकते, इनसे कम रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है।
और अगली बात ये है कि जब छठा पॉइंट, जब इन परमाणु को कहीं से बाहर से एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इन कक्षाओं में होते हैं तो ये इसकी मूल अवस्था कहलाती है। नॉर्मल स्टेट में तो ये इसकी मूल अवस्था कहलाती है, इसमें होते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब ये बाहर से कहीं से एनर्जी ले लेता है, ऊर्जा, कोई इसमें एनर्जी होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, ऊर्जा ले लेता है, तो ये उच्च कक्षा से निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जंप कर जाता है, ठीक है, और जंप कर जाता है, और जंप करने के इसको जो ये जंप कर जाता है ऊर्जा को बाहर से लेके, जिसको कहलाते हैं उत्तेजित अवस्था। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस कक्षा में चला गया, इसकी कहलाएगी ये उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। लेकिन ये उस अवस्था में, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ अवस्था में बहुत कम समय के लिए 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकता है और वापस अपनी कक्षा में आ जाता है, और जब वापस आता है तब फिर ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इस अब जब ये मान लेते हैं, इसमें मूल अवस्था में इसकी एनर्जी थी E1 और एक्साइटेड स्टेट में थी E2, तो अगर हमको डेल्टा E2 निकालना है, डेल्टा E निकालना है, तो हमारा कैसे निकलेगा E2 माइनस, ठीक है। तो अब लिख रहे हैं मूल अवस्था, परमाणु जब कहीं से बाहर से एनर्जी नहीं देता है, सामान्य अवस्था में होता है, तो वो उसकी मूल अवस्था कहलाती है, और जब बाहर से कहीं से एनर्जी ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न कक्षा से जब उच्च कक्षा में जंप करता है तो उसकी एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। माना मूल अवस्था में उसकी जो कोश में जब इलेक्ट्रॉन था तब उसकी एनर्जी E1 थी, और एक्साइटेड होने के बाद E2 हो गई, और हमको अगर उसका ऊर्जा का अंतर निकालना है डेल्टा E, तो वो हो जाएगा E2 माइनस E। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे बोर के परमाणु मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।